आज मेरे साथ हैं रूपा, जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। आज की डेट में भी औसतन 200 से 250 एसिड अटैक्स हर साल होते हैं इंडिया में लोगों में, एंड 90% ऑफ विक्टिम्स आर वुमेन। मान लो कि हमारे सामने किसी के साथ अगर कुछ ऐसा है तो व्हाट इज़ द इमीडिएट थिंग टू डू? एक ही केस हुआ था अभी लखनऊ में। एक लड़के के ऊपर, तो उसके दोस्त ने उसके ऊपर एसिड फेंका। उनके दोस्तों ने ना बाहर से कुंडी लगा दी थी ताकि वो किसी से हेल्प ना ले पाए। तो उसकी जो मम्मी थी और वो दोनों जाके टंकी खोल के पानी के नीचे बैठ गए। कम से कम आधा घंटा तक वो पानी के नीचे बैठे रहे। उनका जो बन है ना 100 में से 50% हो गया। आई थिंक जो आपका आगरा वाला कैफ़े है वो शुरू हुआ था एज ए ग्रैटिट्यूड थिंग कि उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं थी, हाँ, मेन्यू था। पे एज यू विश, क्योंकि हमें लोगों को अवेयर करना है एसिड अटैक के बारे में। और लोग आएंगे यहाँ पे, बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे। और ये सच में ही हुआ। आज वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स विजिट करता है। हमारी एक स्टोरी है जो 15 मिनट की है। वहाँ पे आते हैं लोग, उसको देखते हैं और एक फैमिली की तरह रहते हैं। क्या हुआ था, या मतलब क्या था उस रात को? मैं कभी भी अगर गहराई से सोचती हूँ ना तो मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर से। मतलब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगनदीप कौर और मैं लेके आई हूँ आपके लिए 24th एपिसोड ऑफ मोर देन माई एक्सटीरियर, लव थायसेल्फ। इस पॉडकास्ट में हम हमेशा बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने जीवन में अपने एक्सटीरियर्स को यानी अपनी लुक्स को चैलेंज किया है और कुछ हासिल किया है, चाहे वो पैरा एथलीट्स हों, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, चाहे वो एज हो। आज मेरे साथ हैं रूपा, जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। वेलकम टू द शो रूपा। रूपा, आप एसोसिएटेड हैं चाओ फाउंडेशन के साथ एंड जी यू वर्क विद शीरोज जी इनटू द जर्नी ऑफ योर एसिड अटैक। आई वुड वांट टू नो कि औसतन जब मैंने रिसर्च करा कि इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने से पहले, आज की डेट में भी औसतन 200 से 250 एसिड अटैक्स हर साल होते हैं इंडिया में लोगों पे, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, एंड 90% ऑफ विक्टिम्स आर वुमेन। दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में हो, अब्यूज़ में हो। आपके पास किस तरीके के केसेस आते हैं चाव में या फाउंडेशन में, और शीरोज कैसे हेल्प कर रहा है? मैंने कॉन्सेप्ट सुना कि आप लोग अपना खुद का कैफ़े चलाते जी हैं टू रिहैबिलिटेट द सर्वाइवर्स, सो एंड टू ब्रिंग एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। और मोर देन माई एक्सटीरियर का भी यही एक छोटा सा मकसद है कि हम लोगों को ये इंक्लूजन की सिर्फ बात ना करें, लेकिन इंक्लूजन को लेकर आएँ। तो आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं शीरोज में? सीरोज़ में हम मतलब जो सर्वाइवर आती हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो हम उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट में हेल्प हेल्प करते हैं। क्योंकि 2013 से जितने भी पहले की केसेस हैं, तो उनको अच्छे से पहले ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है और ना ही सपोर्ट मिला है किसी भी चीज़ का, फैमिली का, सोसाइटी का या हॉस्पिटल से, किसी भी चीज़ का। लेकिन 2013 के बाद जितने भी केसेस होते हैं और या पहले की केसेस हैं या जो न्यू केस होते हैं, तो हम उनमें उनको सपोर्ट करते हैं कि सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको वहाँ पे एडमिट कराते हैं और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनका ट्रीटमेंट शुरू करिए। और 2013 के बाद मतलब गवर्नमेंट ने 3 लाख कंपनसेशन देने का भी वो किया था। तो जब सर्वाइवर वहाँ पे आएगी तो उनको 1 लाख दिया जाएगा तुरंत, और 15 दिन बाद 2 लाख। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारी छाँव वो काम करती है, उनको इलाज कराती है और साथ ही साथ सपोर्ट भी करती है। क्योंकि सर्वाइवर वहाँ पे खुद जाती है, जो लड़कियां हैं वहाँ पे काम करती है सीरोज़ में, वो खुद जाती है, उससे मिलती है, उससे बातें करती है, ताकि उसको ये ना लगे कि वो एक पहली ऐसी लड़की है जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। मतलब जब कोई भी एसिड अटैक हाँ आपको कॉल आता है, आई जी थिंक आपके रीच आउट प्रोग्राम्स जी हैं, जी तो जब आपको कॉल आता है, आप कोई आपका सर्वाइवर भी जाता है जी। नए हाँ, रीच उनसे आउट में मिलने के कोई लिए, एक लड़की जाएगी ताकि वहाँ से उससे बात कर सके, उसको हिम्मत ताकि दे जो सके, नए हौसला दे सके। विक्टिम है जी उनको ये ना लगे कि हाँ दे कैन गेट जी कंफर्टेबल। और रूपा, आपकी स्टोरी जब मैंने रिसर्च करी, काफ़ी छाँव की, मैंने काफ़ी स्टोरीज पढ़ी। जी आप केवल 15 साल के थे जब आपके हाँ ऊपर जी ये अटैक हुआ और आपकी स्टेप मदर ने किया। मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब मुझे बहुत मुश्किल होता है समझना कि इंसान किस हद तक गुस्से में जा सकता है कि वो ऐसा करने की सोच सकता है, लेकिन ऐसा होता है और हमारे आसपास लोग हैं जो ऐसा करते हैं।
क्या हुआ था, या मतलब क्या था उस रात को? पर मैंने भी कभी नहीं सुना था एसिड अटैक के बारे में कि एसिड होता क्या है या किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि घरों में वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए हम लोग लेते थे। और मैं बचपन से अपने चाची चाचा के पास पली बड़ी हूँ। मैं 2.5 साल की थी जब मेरी रियल मम्मी एक्सपायर हो गई थी, और मेरा भाई था वो 1 महीने का था। तो हम 2 बहन भाई थे। तो कुछ समय के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली, मतलब घर वालों ने उस समय तो पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। जब मेरी मम्मी भी थी तो उनकी 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हम्म। तो मैं हुई जब वो कितने साल की होंगी, मैं 2 2.5 साल की थी जब वो एक्सपायर हुई, तो हम्म। मुश्किल से 19 20 या 21 साल की होंगी। तो पापा भी बहुत छोटे थे, तो सबने बोला कि अभी तो बहुत उम्र है, अकेले कैसे बिताओगे, क्या है आगे की दुनिया कैसे करना है, और 2 बच्चे हैं तो कौन इनको देखेगा, दूसरी शादी कर लो। तो घर वालों ने उनकी शादी कराई, जिससे कराई थी उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। हम्म। तो उनकी खुद की भी एक बेटी थी, तो मेरे बराबर ही उनकी बेटी थी। तो जब वो शादी कर कर आई तो उनको पहले नहीं बताया था कि ऑलरेडी उनके 2 बच्चे हैं। जब वो घर में शादी करके आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बच्चे हैं, तो उन्होंने पूछा किसी से कि ये बच्चे किसके हैं। तो उनको बताया गया कि इन्हीं के बच्चे जिनसे तुम्हारी शादी हुई है। तो उन्होंने तभी से ही एक्सेप्ट नहीं करा था। तो गांव में एक होता है ना कि औरतें एक दूसरे से बातें करती हैं, सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो कल को बड़े हो जाओगे, हिस्सा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वही सब चीज़ें चल रही थी। तो तभी से जब पता नहीं उन्होंने उनको किसी ने ये सब चीज़ें कही, तो मन में उनके यही चल रहा था कि इनको मारना है। तो वो तभी से ही खुंदक में थी, पता नहीं कभी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। छोटे में ही मुझे मारना, मेरा भाई 1 महीने का था, उसको मारना, टॉर्चर करना। छोटे 1 महीने का बच्चा कितना सा होता है, उसको दूध मतलब चमचा भर भर के दूध पिलाती थी ताकि ये मर जाए। मुझे इतनी बुरी तरह मारती थी कि मतलब कहीं भी फेंक देती थी उठा के, तो बहुत वो टॉर्चर करती थी। तो फिर दादी बाबा थे उस समय, और मेरा जन्म हुआ है यूपी मुजफ्फरनगर से मैं हूँ, और पली बड़ी मैं फरीदाबाद में हूँ। तो फिर दादी बाबा थे उस समय, तो उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जो बाकी मेरे जो पापा से छोटे चाचा जी हैं वो आके फरीदाबाद में रहने लगे। हम लोग सैलून का काम करते हैं, तो सब लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए, अब अपना काम करने लगे। तो दादी बाबा भी उनके पास आ गए, तो साथ ही साथ वो हम लोगों को भी लिया है। तो ऐसे करते मतलब लाइफ एक जगह नहीं कटी, कभी कहीं कभी कहीं, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाई। तो सब चीज़ें लाइफ ना एकदम उथल पुथल हो गई थी, क्या है कैसे नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसे ही करते करते बड़े हो गए। फिर मैं पढ़ाई कर रही थी 8वीं में, ऐसे ही टाइम बीतता चला गया, समय का कुछ नहीं पता चला। तो उस बीच में मेरी स्टेप मदर ने मुझे चाय में मिला के जहर भी देने की कोशिश करी, कभी गला दबा के मारने की कोशिश करी। ऐसी भाई को भी कभी उसका गला दबा देती थी, कभी उसको कुछ कर देती थी। तो बहुत सारी उन्होंने मतलब कोशिशें करी मारने की, बट कुछ नहीं हुआ। तो 2006 में दादी बाबा दोनों एक्सपायर हो गए थे, और 2008 में मैंने मतलब 8वीं पास करके 9th में ही एडमिशन लेने जाती। एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां पड़ गई। अब चाचा को लगा कि अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, दादी बाबा थे, जैसा वो बोलते थे तो सब लोग वैसा ही करते थे। तो अब उनको लगा कि अब तो कोई नहीं है, जो सपोर्ट करते थे वही चले गए। और पापा ने भी बोला कि मैं अपने बच्चों को ले जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाओ। तो हम लोग फरीदाबाद में रहते थे और मेरी स्टेप मदर गाँव में रहती थी। तो हम लोग चले गए। गांव वापस आ गए आप? हाँ, गाँव वापस आ गए। अब जिस तरीके से मेरी स्टेप मदर थी, मेरे को उनके नाम से भी डर लगता था। मैं उनके नाम से काँपने लग जाती थी कि अब पता नहीं क्या क्योंकि होगा। आपने इतना दर्द देखा हाँ, था उनके और थ्रू उन्होंने बचपन इतना में। टॉर्चर कराया ना, उनका उठाने का तरीका, उनका खाना ना देने का तरीका। और मैं कभी भी जैसे बीच में उनके पास कभी भी रहने चली जाती थी जब दादी बाबा थे, तो खाना नहीं देती थी। और सुबह जैसे एक होता है ना कि जब कोई नहीं होता था तो मेरे को नोच देती थी या मेरी चारपाई पलट देती थी। तो सुबह उठाने का तरीका उनका ऐसा था। तो उनके नाम से ही ना मुझे एकदम मतलब डर एक वो लगने लगा था। ट्रॉमा उन्होंने हाँ, तो वो। बहुत टॉर्चर, मतलब उनके सामने मैं आना पसंद नहीं करती थी, काँपने लग जाती थी जब भी उनका नाम आता था। तो जब मैं मुझे ले जाने के लिए बोला गया कि आपको गाँव जाना है और अब आपको अपने मम्मी के पास ही रहना, दोनों बहन भाइयों को। तो हम लोग चले तो गए। जाने के बाद देखा पता नहीं उनका क्या उनके मन में था क्या नहीं, उनका जो व्यवहार था ना एकदम सब चेंज हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, मतलब 1 महीने तक तो उन्होंने ऐसा किया कि अपने हाथों से चाय पिलाती थी, खाना खुद बनाती थी, सुबह उठाती थी, अच्छे से बात करती थी, सब चीज़ें नॉर्मल था। तो मन में शंका तो होती थी कि पता नहीं कैसे एकदम ये अचानक क्या हो गया, लेकिन उसका पीछे का जो रीज़न था वो नहीं वो नहीं समझ पाई समझ थी में उस आया। समय। तो ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। मेरा भाई कुछ दिन रहा तो वो तो वापस चाचा के पास ही आ गया फरीदाबाद, मैं यहाँ अकेली रह गई।
फिर कुछ समय के बाद 1 डेढ़ महीने के बाद जो मेरी पहले वाली मम्मी थी, जो मेरी रियल मम्मी थी, उनकी मम्मी के घर में चली गई, नानी के यहाँ पे। वहाँ पे 2-3 महीने रही, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। उसी बीच में पता नहीं पापा की मम्मी की क्या बातें हुई, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उसको वापस लेकर आओ, मतलब मुझे वापस बुलाने के लिए बोला। तो मेरी नानी ने बोला कि नहीं, अब इसको हम सोच रहे हैं कि हम ही रखेंगे। और ऑलरेडी मेरी 2 मौसी थी, एक मौसी की शादी हो गई, मामा है नहीं, नाना काफ़ी साल पहले एक्सपायर हो गए थे। तो नानी का कहना ये था कि इसकी मौसी की शादी हो जाएगी, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसकी शादी भी हम ही करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। तो मेरे पापा तो राज़ी हो गए, लेकिन जो मेरी स्टेप मदर थी वो राज़ी नहीं हुई। वो लड़ाई करने लगी, गुस्सा करने लगी, गालियाँ देने लगी पापा को कि तुम उसको कैसे छोड़ सकते हो वहाँ पे, उसको लेकर आओ। तो पापा ने बोला कि वो भी तो उसका परिवार है, वो उसको वहाँ रहने दो। वो नहीं मानी। तो पापा के आने के बाद वो फिर दोबारा खुद गई। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आई, उल्टा सीधा गाली वगैरह देकर आई। तो बट वो थे कि सब लोग गांव वाले इज्जत करते थे नाना की, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर मेरे पापा मुझे दोबारा लेने गए, तो मैं वापस आ गई। अब मैंने घर में कदम नहीं रखा था, उनका वही पहला वाला रूप शुरू हो दोबारा आ गया। गया। चप्पल फेंक के मारना, डंडी फेंक के मारना, गालियाँ देना, खाना नहीं देना, मतलब घर में घुसी नहीं थी, उनका वही सब चीज़ें शुरू हो गई। तो पापा ने उनको बोला कि घर में आने दो, क्या दिक्कत होगी, क्या बात होगी। अब ये नहीं पता था कि उनको जो चाहिए था वो सब मिल गया या उसके मन में क्या था, तो मैं भी नहीं समझ पाई। उसके बाद से सेम वही कहानी शुरू हो गई, मारना पीटना, सुबह 4 बजे उठाना। मेरे को खेती का काम नहीं आता था कि अपने साथ खेत में ले जाना, घर के सारे काम कराना, पूरा एकदम बहुत टॉर्चर करती थी। और मेरे को ये खेती में काम करने में तो हाथ सब कटे रहते थे, ब्लड निकलता रहता था, फिर भी मुझे काम करना पड़ता था और बहुत टॉर्चर करती थी पूरी। और ना ही मेरी आगे कंटिन्यू पढ़ाई होनी थी उन्होंने। तो ऐसी टाइम बीतता चला गया। फिर अब मेरे जो चाचा जी थे वो अचानक से गांव पहुंच गए मेरे को देखने के लिए कि कैसे रह रही है, ठीक है बच्ची, या कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने मेरी हालत देखी, मैं फटे हुए कपड़े पहन रही थी और पूरी दोपहरी में, गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं, तो मैं ऐसी झाड़ू लगा रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत बहुत बेकार, और वो मतलब उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो उन्होंने फिर चाचा जी से बात करी जिनके पास हम रहते थे कि भाई उनको उससे ले आओ, नहीं तो वो मर जाएगी वहाँ पे। तो चाचा का कहना ये था कि हम उसकी शादी कर देते हैं, उसको लाएंगे नहीं, क्योंकि अब वापस तो ला नहीं सकते हैं, तो शादी कर देते हैं, पराए घर चली जाएगी तो शायद वहाँ पे खुश रहेगी। तो यही सब आपस में बातें करने लगे, सब चीज़ें थी। बट मेरी स्टेप मदर को ये भी पसंद नहीं था क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि जब तक आप हैं हाँ तब तक एक जो वो प्रॉपर्टी का जो भी जी जी जी। हिस्सा है उसमें आप तो हिस्सेदार रहेंगे। ऑलरेडी मतलब उनको अच्छी खासी नौकरानी मिल रही थी, और जो पैसा वगैरह था, जो मेरी मम्मी के जो जेवर वगैरह थे, वो ऑलरेडी सब कुछ मिल गए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके पास सब चीज़ें आने के बाद वो ड्रामा फिर दोबारा शुरू हो गया था। तो फिर ये सब चलता रहा। तो कभी कोई आता था मुझसे बात करने के लिए, कभी कोई आने लगा था, किसी से बात नहीं करने देती थी, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जो गांव के लोग थे वो बहुत प्यार करते थे हम लोगों को, क्योंकि इतने सालों बाद शहर से गांव गए। और दिल्ली में तो लोग कहते हैं ना गांव के लोग कि अरे दिल्ली से आए हैं, तो वही सब चीज़ें थी। तो सबसे बात करना बंद कर दिया उन्होंने कि अब कहीं नहीं जाएगी, किसी से नहीं मिलेगी। और उनका उस बीच में किसी के साथ अफेयर भी चल रहा था, मतलब गाँव के ही चाचा लगते थे। तो इस बारे में मुझे पता चल गया था, और पता इसलिए चल गया था क्योंकि मैं अपनी स्टेप मदर के साथ 24 घंटे रहती थी, घर में भी रहती थी, बाहर खेत में जाना, कहीं भी जाना, वो मुझे ही साथ लेकर जाती थी। और तो उनके बारे में सब पता था मुझे। तो ये अटैक मतलब उसके बाद हाँ, हुआ अटैक उनको उसके जब बाद फिर मतलब शादी की बातें होने लगी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, बंद कर दिया मेरा सब जगह। और ये वो नहीं चाहती थी कि मैं उनके बारे में किसी को बताऊं। तो गलती से एक दिन मुझे वो मार रही थी, तो मेरे मुंह से निकल गया, आप जैसी हो ना मैं पापा को बता दूंगी। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, तो उनको पता चल गया कि इसको कुछ पता है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मारा। तो जो उनकी खुद की बेटी थी वो मेरे बराबर ही थी, बड़े बराबर के थे हम दोनों बहनें। तो उसने मुझे सपोर्ट किया कि क्यों मार रहे हो, क्या हो गया। तो फिर मैंने अपनी बातें उससे शेयर करी कि ऐसे ऐसे। तो उसने मेरे सामने हाथ पैर जोड़े कि आप ये बात किसी को मत बताना, मैं मम्मी को समझाती हूँ। बट वो नहीं सुधरी, उनकी हरकतें ऐसी रही। फिर उन्होंने मेरे साथ भी यही करना चाहा कि मतलब घर पे किसी लड़कों को बुलाती थी, वो चाहती थी कि मैं भी इसी संगत में पड़ जाऊँ, और कल को अगर मैं किसी से ये बातें बताऊंगी तो वो उस जगह पे मेरा नाम ले देंगे कि ये लड़की आपके खुद ऐसी है। कैरेक्टर हाँ, को दागदार करने की तो कोशिश यही कर सब रहे हैं। उनके मन में घर कर गई कि वो डरने लगी थी कि अब ये किसी को बता देगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग बाग मुझे गलत बोलेंगे। और वो एकदम मतलब एकदम खूंखार लेडीज बन गई थी, इतनी डरावनी, मतलब
हाँ, मैं बता नहीं सकती, इस ऐसे व्यवहार करने लगी थी। ये सोचना ही मुश्किल है जो मैं हाँ, आप बता रही हैं। ऐसे माहौल में रहना जीना हाँ। बहुत तो फिर मुश्किल है। पापा ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो मैं ऐसे मेरी मम्मी जो थी मुझे मार रही थी और मेरे पापा ऐसे बैठ के मुझे देख रहे थे, तो मैंने बोला आप बोल क्यों नहीं रहे हो? तो उनका एक ही जवाब था कि ये तुम्हारी माँ है, इनका हक बनता है तुम्हें डांटना मारना समझाना। तो मुझे लगा मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही ये सब हादसा हो गया था। मैंने अपने पापा के सामने हाथ पैर जोड़े, एक होता है ना कि अंदर से डर सा लगने लगा कि इतना सब कुछ हो गया, और जो बंदी मेरे को छोटी छोटी बातों पे, एक रोटी कच्ची रह जाती थी उससे गर्म चिमटे से मारती थी, अब तो इतनी बड़ी बातें हो गई, तो ये मुझे छोड़ेंगी नहीं। तो मन में अंदर से डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी। मैंने अपने पापा के पैर पकड़े कि आप मुझे वापस दिल्ली लेकर चलो, लेकिन वो मेरी बात से नहीं माने और मुझे वहाँ पे छोड़कर वापस आ गए। उसके 2 दिन ही बाद मतलब सो रही थी रात में, सोते समय हमेशा का रूल था मेरा पूरे घर का काम करना, क्योंकि सबसे पहले सुबह मैं ही उठती थी 4 बजे, रात में 12 11 12 बजे सोती थी और सुबह 4 बजे उठने का मेरा नियम था। और मैं ये सारा काम करने के बाद सुबह उठती थी, तो रात में बाल्टी के पानी भर के अपने पास रखती थी चारपाई के पास और फिर सोती थी। उस दिन भी वही सेम सब चीज़ें थी। तो मेरी स्टेप मदर बोली कि आज तुम कमरे में सोओगी अंदर घर में। मैंने बोला मैं नहीं सोऊंगी। पता नहीं उस दिन ऐसा लग रहा था कि एक आज तुम खुले में सो। इंट्यूशन एक हाँ अंदर से आ रही कि थी कि तुम, कुछ गलत होने वाला हाँ कि है। तुम बाहर सो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो अंदर से कौन बचाएगा? बाहर से तो तुम बाहर भाग भी जाओगे, अपने आप को बचाओगे, लेकिन ये गिने चुने सब लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट नहीं करते, और इनके बीच में रहूंगे तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं अपनी चारपाई निकाल के बाहर ला के मैं हॉल में पूरा खुला था और मैं सो गई। सोने के बाद रात को कम से कम 2 से 2:30 का टाइम था, सोते समय उन्होंने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। एकदम से मतलब जब हमारी बात भी हुई थी आपने, मैं उस मंज़र को सोच नहीं पा रही हूँ, या मतलब बहुत मुश्किल है उसको समझना या उस फीलिंग को वो जी। करना। आपने बताया था तब जैसे आप रात को 2:30 बजे आप पे ऊपर अटैक हुआ, अगले दिन 5 बजे आपको अस्पताल में जी। ट्रीटमेंट आपका शुरू हुआ। एक ये बहुत मतलब उस समय एक तो गांव में आपने बताया कि इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नॉर्मल हॉस्पिटल्स में कुछ भी नहीं होता है। नहीं है, जब तक आप दिल्ली में एम्स हाँ। सफदरजंग नहीं जा रहे हैं। तो पर जीवन के एकदम पलट गया, उसके बाद क्या महसूस क्या हुआ इसके बाद? जब जिस समय अटैक हुआ था, तो जब मेरे ऊपर उन्होंने एसिड फेंका था, तो एक क्योंकि गांव में तो लाइट आती नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कभी पता नहीं क्या बारिश हो गई है या क्या हुआ है या कुछ हो गया है। तो मुझे अजीब सी घबराहट सी होने लगी, बेचैनी सी। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आवाज़ें लगाई तो किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो उसी कुछ ही दूरी पे एक बाबा जी सो रहे थे। गांव में तो गलियों में घर में कहीं भी सो जाते हैं। हम्म, तो उनके पास मैं गई, जैसे मुझे दिखना बंद हो गया क्योंकि मैं सो रही थी। सोते समय उन्होंने एसिड एसिड फेंका, और जो मेरे ऊपर एसिड डाला था ना, उन्होंने सोना साफ करने वाला बहुत हैवी वाला एसिड डाला था। हम्म, तो मेरा चेहरा ना एकदम सूज गया और पूरा काला हो गया, तो मुझे दिखना बंद हो गया, हल्का फुल्का ही दिख रहा था, मेरी आंखें बंद की बंद रह गई। तो मैं चीखी चिल्लाई और मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे करके मैं इधर उधर भागने लगी। तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं ऐसे ही गिरते हुए 1-2 जगह गिरी, रोड पे गिर गई, वहीं गिर गई, ऐसे करके। तो मैं चिल्लाने लगी, मैं जैसे तैसे उनके पास पहुंच गई। तो अंधेरे में उनको लगा कि चोर आ गए, तो उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे मोड़ के 2-4 घूंसे मेरी कमर में मारे। तो मैं चीखने लगी कि बाबा मैं रूपा हूँ। तो बोले रूपा क्या हो गया? मैंने बोला बाबा पता नहीं, मुझे ना जलन हो रही है, आप मेरा चेहरा धुलाओ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो उन्होंने बैटरी की टॉर्च जलाई और देखा, वो एकदम डर गए। उनको लगा किसी ने काला तेल या तो गिर गया है या डाल दिया है, वो यही नहीं समझ पाए कि मेरे ऊपर एसिड डला है। तो उन्होंने ऐसे कपड़ा उठाया और ऐसे मेरा चेहरा रगड़ने लगे। तो मैंने बोला कि मेरे को तो जलन हो रही है, आप मुझे मेरा चेहरा क्यों नहीं धुलाते, पानी लेकर आओ, मुझे चेहरा धोना है। तो बोले कि नहीं ऐसे नहीं, मैं कुछ करता हूँ। तो जब वो चिल्लाने लगे तो आस पड़ोस के लोग जो भी रिश्ते में थे, चाचा चाची जो गांव के लगते थे, सब लोग आ गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, उन्होंने जो गांव का जो प्रधान था उसको कॉल किया, ऐसे ऐसे कि मतलब मेरे बाबा को सब जानते थे और मेरे पापा का नाम भी सब जानते थे कि ऐसे ऐसे देशपाल की जो लड़की है ना, दिल्ली से आई है, उसके ऊपर किसी ने काला तेल डाल दिया, तुम जल्दी आ जाओ अपनी गाड़ी लेकर। तो जो गांव का प्रधान था वो लेकर आया।
तो वो मुझे अपनी इको में डाल के पास के हॉस्पिटल में लेकर गया, जो कि मतलब गांव से शहर जो पड़ता है वहाँ के हॉस्पिटल में लेकर गया। वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मुझे बेड पे लिटा दिया, और लिटाने के बाद उनको ये नहीं पता क्या करना चाहिए। उन्होंने बस एक इंजेक्शन लगाया, नीडल लगा दी। उसके बाद मैं बेड पे इधर से उधर, इधर से, कहते हैं ना कि जैसे पानी में से मछली को निकाल देते हैं, मैं इस तरीके से तड़प रही थी। पूरी रात कैसे कटी कैसे नहीं, मुझे, मैं कभी भी अगर गहराई से सोचती हूँ ना तो मेरे रूमटे खड़े हो जाते हैं अंदर से, मतलब गुस्सा भी आता है और फिर वही सब रोना आ जाता है। और उस जगह भी मेरी स्टेप मदर ने मुझे मारने की कोशिश करी। वहाँ पे वो मेरे लिए जूस लेकर आई थी, उसमें उन्होंने जहर मिला दिया था। कि अगर बच गई तो ये हाँ, बोल देगी कि मैंने बता ऐसा। देगी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक चाचा थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर जब तक तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा नहीं आ जाते ना, कोई तुम्हें कुछ भी दे तुम कुछ मत खाना। तो मैंने उनकी बात मानी। अगले दिन 11 बजे मेरे चाचा आए, मैं उनसे लग के गले लग के रोने लगी। तो एसिड का असर इतना तेज़ था कि उन्होंने जो शर्ट पहनी थी ना वो भी हल्की फुल्की मतलब चल एकदम गई जलने छेद। लगी थी। हाँ, तो फिर वो एकदम बोले कि परेशान ना हो, मैं हूँ ना। तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस कराई और सीधे मुझे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर आए। वहाँ पे मैं शाम को 5 बजे पहुँची। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद तब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उन्होंने, डॉक्टरों ने, मैंने कान में पहने थे, मैंने नाक में पहना हुआ था, और मेरे दोनों शोल्डर पे एसिड डाला था। तो जो उस समय जब अटैक हुआ था तो मैंने जारजट का सूट पहना हुआ था, तो वो ना एकदम चिपक गया था, अंदर तक घुस गया था स्किन के अंदर तक हाँ, घुस तो गया फिर था। उसके बाद उन्होंने पूरा मुझे ऐसे लिटा कर उल्टा और पूरे सारे कपड़े उतारे, और पूरा पूरा चेहरा, कम से कम बहुत पानी से उन्होंने, जो भी उनके पास था, ग्लूकोज था क्या था, उन्होंने मुझे आधे घंटे तक नहला दिया पूरा। लेकिन जो असर था एसिड का पूरा, वो तो अंदर तक चला ही गया था, वो हड्डी तक को गला देता है। उसके बाद जाके मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। फिर आज की डेट में जैसे आप छाव के साथ जब जुड़े 2013 के बाद, व्हाट इज़ द फर्स्ट, जो हम फर्स्ट एड बोलते हैं, कि एकदम हॉस्पिटल पे पहुंचने से पहले भी, क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए। आई डोंट नो, मैंने एक मिथ है या फैक्ट है कहीं, आई थिंक मूवी के टाइम पे ही, जब जो छपाक मूवी भी आई जी थी जी, वो भी उसमें सब चार्म सब फाउंडेशन के जी जी उसमें ही बनी थी। तो कुछ वो था कि ठंडा दूध डालना चाहिए, कच्चा दूध या कुछ। आई डोंट वांट कि कोई मिसकंसेप्शन हो, मैं और ना ही मैं कोई मिथ फैलाना चाह रही हूँ, बट ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर मान लो कि हमारे सामने किसी के साथ अगर कुछ ऐसा है, तो व्हाट इज़ द इमीडिएट थिंग टू डू? टेक देम टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, या कुछ किया जा सकता है? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ना, जो हम कर रहे हैं अभी भी, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी हैं। जैसे आप जब आप रीच आउट करते हो हाँ, तो पहले क्या एक्शन सबसे, होता है? हम लोग तो बाद में ही पहुंच पाते, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट खुद ही करा है। कैसे? जैसे कि किसी ने एसिड फेंका, तो तुरंत से उसको पता है, जैसे कि अभी लोग, हम लोग कैंपेन करते हैं, रीच आउट करते हैं, जगह जगह जाके कैंडल मार्च करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम लोग उनको ब्रीफ करते हैं कि आप पहला ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो उससे बहुत सुविधाएं हुए हैं सर्वाइवर को भी। तो बहुत सारे 1-2 केसेस है। एक ही केस हुआ था अभी लखनऊ में, एक लड़के के ऊपर, वो अभी 15-16 साल का ही था। तो उसके दोस्त ने उसके ऊपर एसिड फेंका। तो उसने सबसे पहले क्या किया ना, जब उसके ऊपर तुरंत एसिड डला ना, और वो बाहर भी नहीं भाग सकता, उन्होंने उनके दोस्तों ने ना बाहर से कुंडी लगा दी थी ताकि वो किसी से हेल्प ना ले पाए। तो उसकी जो मम्मी थी और वो दोनों जाके टंकी खोल के पानी के नीचे बैठ गए, और जितना उन्होंने पानी चलाया ना, कम से कम आधा घंटा तक वो पानी के नीचे बैठे रहे। उनका जो बन है ना, 100 में से 50% हो गया। इतना सही हो गया, ज़्यादा ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अटैक के बाद ना जो एसिड होता है ना, वो एकदम ना ऐसे स्किन को ना ऐसे खींचता है। और कई तरह के प्रकार के एसिड होते हैं। कोई एसिड एकदम स्किन को ब्लैक करके सुझा देता है, या बिल्कुल हड्डी तक कोई स्किन ऐसे टपकती है। तो कई तरह के प्रकार के एसिड होते हैं, तो अलग अलग तरीके। लेकिन जितना हो सके ना, पानी से उसको दिलाओ, और पानी भी इस तरीके से डालना चाहिए कि जितना उसके ऊपर एसिड है ना, जहाँ एसिड डाला हो उसी 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 जगह पे पानी डालें। अगर आप दूसरी जगह, जैसे चेहरे पे एसिड डाला और आपने मान लो ऊपर से पानी डाला, तो वो पानी है ना आपके पूरी बॉडी पे आएगा, तो वो जहाँ जहाँ पानी जाएगा ना, वहाँ एसिड पानी बर्न के करता साथ चला ट्रैवल जाएगा। करेगा। हाँ, तो तो कोशिश अगर करें। चेहरे पे तो पानी इस हाँ, तरीके तो से ऐसे डालें, ऊपर से ना हल्का सा डाल। उसको बैन करके, और सबसे पहले उसकी ईयरिंग्स या जो उसने पहना वो निकाले, क्योंकि उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसको निकालने के बाद जितना हो सके आपको साधारण पानी, आपके पास जो भी आसपास पानी है, उससे आपको कम से कम
20 मिनट तक उसको धुलाना चाहिए, तब जाके वो कम से कम फिर उसको आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दो लाइक या बर्न तो होगा लेकिन हम उसका इफेक्ट कम होगा। कम कर हाँ, सकते हैं। पानी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप उससे किसी की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और किस प्रकार के नुक्कड़ नाटक आप लोग मतलब करते हैं? आपने रांझना मूवी सुनी है? हम्म। उसमें जो क्या नाम है, अरविंद सर हैं, हम्म। वो हमारे साथ टाई अप में है ओके। 2014 से ही। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं जहाँ भी कहीं एसिड अटैक होता है या कुछ भी अवेयरनेस कैंपेन करना होता है, तो उनकी टीम है, हमें सपोर्ट करती है। आपने छपाक मूवी देखी है, उसमें जब 2013 में जजमेंट आया था, हम लोगों ने 11 दिन का हंगर स्ट्राइक किया था जंतर मंतर पे, तो उनकी पूरी टीम वहाँ पे थी हमारे साथ, कम से कम 200 लोग हमारे साथ थे। 11 दिन तक वो हमारे साथ वहाँ रहते थे, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, उनको बताते थे कि यहाँ पे मतलब हमारे साथ सपोर्ट करें। और वो पूरी जर्नी उन्होंने जो उसमें दिखाई है ना, वो इस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि लखनऊ कैफ़े में भी उनकी टीम है, नोएडा में भी, जब भी कभी हम इवेंट्स करते हैं, ओपन माइक वगैरह करते हैं, तो उनकी पूरी टीम आती है वहाँ पे एक छोटा सा नाटक के थ्रू, एसिड के बारे में, रेप के बारे में, जो लोग घर में गर्भवती लेडीज़ को पेट में ही बच्चे को मार देते हैं, वो सब तरीके से उसके फीमेल थ्रू। इन्फोसाइड हाँ, जो तो वो सब चीज़ें वहाँ पे हम उनको नुक्कड़ नाटक के थ्रू बताते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हमारा भी यही छोटा सा मकसद है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो ताकि ज़्यादा से लोग अवेयर हो पाएँ, और अगर वो कभी किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस में हैं तो हेल्प हो पाए। एक होता है ना कि हम भी नॉर्मल घरों में रहते हैं, क्राइम होते रहते हैं, मेरे सामने इतने सारे हादसे होते थे कि मतलब सास बहू पे अत्याचार कर रही है या लड़की गलत चल रही है, तो परिवार वाले उसको समझाने की बजाय कुछ मार देते हैं या जला देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ से मैंने भी सीखा है। मेरे घर में छोटी छोटी बहनें हैं, मैं उनको समझाती हूँ कभी भी गलत मत करना, कुछ भी हो सबसे पहले अपने फैमिली को आके बताना। अगर मम्मी पापा नहीं सुनेंगे तो मैं हूँ, अपनी दीदी समझ के, दोस्त समझ के मुझे बताना। और मैं जैसे कि अभी आगरा में कई साल तक, कम से कम 5 साल तक एक घर में रहती थी, तो वहाँ पे जो एक भाभी थी, उनकी सास उनको बहुत मारती थी, बहुत टॉर्चर करती थी। तो उन्होंने गलती से मतलब ज़हर पी लिया था कि मतलब मुझे नहीं रहना। सुसाइड तो फिर किया। मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, उनको बुलाया, तो वो बात गुप्त रही। तो इस तरीके से मैंने खुद को भी चेंज किया है, मैंने सामने से लोगों की मदद करना सीखा है। तो मैं अपने आस-पास के लोगों को यही बताती हूँ कि आप सामने से दूसरों की मदद करेंगे, शायद जब तक आप किसी की मदद कर रहे हैं तो सामने वाला शायद किसी क्राइम से बच जाए। वही है कि हम लोग अपने आसपास बहुत बुराइयां देखते हैं लेकिन हम चुप रहते हैं, पर टाइम आ गया कि चुप ना रहें। जहाँ पे चीज़ों को रोका जा सकता है, आपकी अभी स्टेप मदर से कभी भी बात होती है इसके बाद, या उनको कभी भी इस चीज़ का पछतावा या कुछ? नहीं, अटैक 2008 में हुआ था और लास्ट में उनसे 2010 में मिली थी, क्योंकि मेरा 2 साल केस चला। तो 2 साल केस चलने के बाद मेरे पापा ने मतलब मेरे कहने से उनके खिलाफ एफआईआर कराई, सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद उनको छुड़वा भी लिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके 2 बच्चे थे, छोटे-छोटे थे। तो मुझे भी कहीं न कहीं लगता था कि भई हम तो बिना माँ-बाप के पले बड़े हैं, और अगर उनको कुछ हो जाता तो उनके बच्चे भी बिना माँ-बाप के पले बढ़ेंगे। तो जब 2010 में वो छूट कर आई थी, तो उन्होंने मुझे दोबारा से मारने की कोशिश करी थी। पूरे घर में केरोसिन डाल दिया था कि आज मैं इसको जला के मारूँगी, इसके वजह से मैं जेल में रह कर आई हूँ, मेरी बदनामी हुई है, मेरे बच्चों को मुझसे अलग रहना पड़ा है। तो उसके बाद फिर मैंने फाइनली पापा को बोला कि आप मुझे चाचा के यहाँ छोड़ दो, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना, वो तुम्हारी लाइफ़ है। लास्ट में उनसे 2010 में मिली थी, तब से लेके आज तक ना ही उन्होंने मुझे देखती हैं, न्यूज़ में, पेपर में, टीवी में, कभी भी मेरा इंटरव्यू या कोई भी बता देता है। अभी जो मेरा भाई है वो फ़ेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह चलाता है, तो वो मुझे दिखाता रहता है उनको। तो वो मुझे देखती रहती है, लेकिन मैंने अभी तक कम से कम हो गए होंगे 12-13 साल, मैंने अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखी। पर आप अब जो एक खुद इंडिपेंडेंट हैं और औरों को भी हेल्प कर रहे हैं, हाउ डज इट फील? मुझे अच्छा लगता है। जब अटैक हुआ था तो लाइफ एकदम ख़त्म हो गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। ऑलरेडी चाचा चाची के पास रहते हैं, माँ बाप है नहीं, कौन सपोर्ट करेगा। तो मन में यही था कि अब उनके ऊपर बोझ बन गए हैं, इससे अच्छा मर जाती। तो मैंने जब तक 2008 में अटैक हुआ था और मैं छाँव में 2013 में जुड़ी थी, तो 5 साल तक मैं कमरे में ही बंद रहती थी, 24 घंटे फेस कवर करके रहती थी, बाहर की दुनिया कैसी है नहीं देखती थी। घर में रिश्तेदार भी आते थे ना, तो मैं एक कोने में बैठ जाती थी और फेस ढक लेती थी ताकि कोई मुझे देख ना ले।
तो वो 5 साल कैसे बीते हैं, उस बीच में एक मैंने अपना खुद को भी, हाँ, आत्मविश्वास खो जाता बिल्कुल, है, अपनी एक पहचान खो जाती है। हाँ। और मेरे जो बहन भाई थे वो भी मुझसे बात नहीं करते थे, मुझसे दूर दूर भागते थे, मुझसे डरते थे। तो मुझे लगा अब मेरे पास बचा ही क्या है, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक खुद को भी शीशे में नहीं देखा था। तो मुझे लगता था कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, ये लोग मुझसे क्यों दूर भागते हैं, मेरे साथ मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं। तो जब खुद को 1.5 साल बाद देखा, पहला रिएक्शन क्या? जब खुद को देखा था तो ऐसा, मूवी में नहीं दिखा देते हैं कि एकदम सामने से कोई आ जाता है, एकदम भयानक सा चेहरा और इंसान डर जाता है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। पहले तो मेरे घर वालों ने सारे शीशे वगैरह सब ढक दिए थे कि ताकि ये देख ना पाए, पर मैं गिलास में, थाली में कभी ना कभी कोशिश करती थी देखने की। लेकिन 1.5 साल के बाद वो एक दिन मैं ऐसी छत से आई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था आपको नारियल के तेल से मसाज करनी है और वो छत पे थोड़ा सा धूप लगाना है। तो मैं जैसे ही आई तो सामने शीशा रखा था और मैं एकदम जैसे सामने से, एक बार को तो विश्वास नहीं हो कि मैं ही हूँ, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं एकदम चीख के और चिल्ला के मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो लगभग मैं इतना रोई, इतना चीखी चिल्लाई, समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। फिर 1 डेढ़ महीना तो मैं सोई भी नहीं, दिन रात जगती थी, चीखती थी। जब सोती आंखें बंद करती थी तो मेरा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। फिर उसके बाद खुद को थोड़ा सा संभाला, कुछ दिन बीत गए, फिर खुद भी मरने की कोशिश करी, उल्टी सीधी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। खाना, सुसाइडल थॉट्स हाँ, आने शुरू हो गए? क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात ही नहीं होती। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद साइकेट्रिस्ट से मिलना, थेरेपी लेना, सिर्फ फिजिकली ठीक होने की बात नहीं होती। जब एक एसिड अटैक होता है, इंसान की सिर्फ चेहरे पे या शरीर पे अटैक नहीं होता, उसके पूरे अस्तित्व पे अटैक होता है। वो खुद को खो देता है। तो खुद को ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से बात की जाए जो उस प्रॉब्लम को समझें। हम एज समाज इतने इंटेलेक्चुअल उस लेवल पर नहीं पहुँचे कि हम हेल्प कर पाएँ। लेकिन हाँ, हम कोई भी किसी भी तरीके का विक्टिम है या किसी भी तरीका किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो पहली चीज़ है कि बिना डरे उसको उसी इज़्ज़त और प्यार से देखें। है तो आपके परिवार का ही हिस्सा, बदल गए हैं थोड़ा सा देखने में, लेकिन इंसान वही है। और वो इंसान कहीं खो गया है, उसे खुद को खुद से मिलाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो कोशिश करिए कि बहुत मुश्किल होता है, जो विक्टिम है वो ऑलरेडी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसमें जब हम भी एज अ समाज मुंह मोड़ लेते हैं तो बहुत उस जर्नी को और मुश्किल बना देते हैं। तो सवाल यही है, सोच यही है कि जो ऑलरेडी इंसान परेशान है उसकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे हम चेंज ला सकते हैं। क्या हम उनको कोई डॉक्टर रेफ़र कर सकते हैं? क्या हम कोई साइकेट्रिस्ट रेफ़र कर सकते हैं? क्या कोई थेरेपी रेफ़र कर सकते हैं? और अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं भी पता, क्या हम उनसे प्यार से, इज़्ज़त से बात कर सकते हैं? सोचिएगा इस बारे में। और शीरोज़ को आइडिया कहाँ से आया चाव फाउंडेशन में? ये 2013 में एक नॉर्मल कैंपेन था, स्टॉप एसिड ड्रग्स। तो आलोक भाई इस कैंपेन के डायरेक्टर हैं और आशीष फाउंडर हैं। 2 लोग थे जब उस समय आंदोलन चल रहा था। तो उसको उन्होंने सोचा कि कुछ करते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए। वो कानपुर से बिलोंग करते थे, कानपुर में भी एक एसिड अटैक हुआ था, तो उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। तो आलोक भाई ने जब वो दिल्ली आए तो यहाँ पे भी कुछ सर्वाइवर थी, उनके बारे में पढ़ा, देखा, सुना। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनके लिए कुछ करते हैं। किसी को जॉब करनी है या किसी को पढ़ना है, किसी को शादी करनी है, तो उनको छोटी मोटी दुकान खुलवा देंगे तो अपना घर खर्च चला लेंगे, ये अपना जुगाड़ कर एक लेंगे। इज़्ज़त की ज़िंदगी जो हाँ, जीने की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमें एक कदम बढ़ाएंगे तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर 2013 में जब उन्होंने एक छोटा सा मतलब 1-2 लड़कियों से मिले, एक दूसरे से 1-2 लोगों को और बुलाया, मैं आई, मेरे थ्रू एक लड़की आई, उसके थ्रू कोई और लड़की आई। तो उन्होंने 2013 में गेट टुगेदर रखा था कि आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो जाए और लड़कियों को हम जान लें, उनकी स्टोरी जान लें। अब उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी सारी सर्वाइवर आ जाएंगी। शुरू में 10 से 12 सर्वाइवर थी और उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उनके यार दोस्त थे, किसी ने रेंट दे दिया, किसी ने खाना लिया है, किसी ने कुछ कर दिया, या किसी ने सर्वाइवर को, भाई किसी भी लड़की को घर से बुलाना मामूली बात तो नहीं थी और उनके घर वालों को मनाना वो भी बहुत मुश्किल काम था।
तो सबका आने जाने का खर्च उठाना, उनके घर वालों को कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल था। तो फिर एक दिन एक इवेंट रखा उन्होंने, कम से कम 50 लोग थे, उसमें 10 से 12 सर्वाइवर भी थी। तो उन्होंने एक दूसरे के बारे में जाना, सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपनी स्टोरी बताई और सब लोग शुरू में सब लोग जुड़े थे, तो कुछ लोग बता पा रहे थे, कुछ लोग नहीं बता पा रहे थे, रोने लगे, मैं भी उसमें से एक थी। तो फिर धीरे-धीरे करके हम लोग आने लगे, उन्होंने समझाया, एक सपोर्ट किया। फैमिली वालों में इतना हौसला नहीं दिया कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हम आपके साथ हैं। कभी सर पे प्यार से हाथ नहीं रखा, लेकिन आलोक भाई ने मेरे सर पे उस समय हाथ रखा था कि मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे अपने बारे में बताओ और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो तब लगा कि हाँ, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में और शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जो पहले की लाइफ़ है उसको छोड़ के अब इनके साथ जुड़ना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन रुकावटें बहुत आईं, घर वालों ने बात करना बंद कर दिया, मुझे खाना देना बंद कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बाहर की दुनिया देखोगी, बाहर लोग सवाल करेंगे, घर की बेइज़्ज़ती होगी, हमारे घर की बदनामी होगी, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना मतलब पड़ा। तब भी सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ हाँ। अपने बारे में आप सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि एक इंसान इतने बड़े हादसे के बाद दोबारा से उठ के अपने लिए कोशिश कर रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, तो बी दैट सपोर्ट इन दैट पर्सन्स लाइफ। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। लगभग 1 साल चलाया हमने छोटा-सा कैंपेन स्टॉप एसिड अटैक्स के नाम से। आपने दिल्ली में कितने सारे केसेस सुने थे, जगह-जगह जाके हमने कैंडल मार्च किया। आपने लक्ष्मी अग्रवाल का केस सुना था, तो वहाँ पे जहाँ एसिड अटैक हुआ था, वहाँ पे जाके हमने कैंडल मार्च किया, नुक्कड़ नाटक किया। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंपेन किए। 1 साल तक तो हमें इतना मेहनत करा कि दिन में हम इंडिया में इंटरव्यू देते थे और रात में आउट ऑफ कंट्री, मतलब 24 घंटे काम करते थे। फिर उसके बाद आगरा में सोचा कि ऐसा क्या करते हैं कि जो 8 से 10 सर्वाइवर एक साथ काम कर सके। और आगरा की कुछ सर्वाइवर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो एक सर्वाइवर थी, मदर एंड डॉटर, गीता और नीतू जी उनका नाम था। उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एसिड अटैक किया था और जो बेटी थी वो उस समय 3 साल की थी। और जो माँ थी, तो अटैक इस वजह से किया था, उनकी 3 बेटी थी, बेटे नहीं थे, तो उनको बेटा चाहिए था। तो उन्होंने सोचा कि इनको मारने के बाद दूसरी शादी कर लूँगा तो शायद उससे बेटा हो जाएगा। तो इसी कारण उनके ऊपर अटैक किया था, तो वही सब सोचे हैं। फिर उन्होंने बोला कि वो बुज़ुर्ग थी बहुत, जो उनकी जो मदर थी वो बहुत ओल्ड थी और जो लड़की थी उस समय 16-17 साल की थी। तो भैया से बोली कि भैया मेरी एक दुकान ऐसे ही खुलवा दो, मैं अपना गुज़ारा कर लूँगी। वो मिठाई के डिब्बे बना के अपना घर चलाती थी। तो भैया ने सोचा कि अब एक के लिए मैं ऐसे करूँगा तो बाकी और भी लड़कियाँ हैं, भाई उनके लिए रहने को घर चाहिए, उनके लिए खाने को खाना चाहिए, उनको रखेंगे कहाँ, सोच चीज़ें हैं। और सब लड़कियाँ एक बार आने के बाद दोबारा तो घर नहीं जाएँगी, सब बहुत दूर-दूर से हैं, जैसे कि मैं फरीदाबाद से हो गई, कोई लखनऊ से, कोई आगरा से, कोई बिहार से, तो ऐसी लड़कियाँ थी। यूपी में जगह-जगह, अलग-अलग जगह से लड़कियाँ थी। तो ये अवेयरनेस कहाँ से, मतलब नुक्कड़ नाटक के थ्रू ही हाँ, लोगों को, ऐसे जो आप करके जगह-जगह हाँ, जाके कर रहे थे, तो उससे लोग कुछ जड़ते? न्यूज़ से एसिड अटैक को जानते थे भैया, कुछ लोगों को पहले से ही जानते थे, उनको इकट्ठा किया। किसी हुँ। ने न्यूज़ में देखा, न्यूज़ वालों ने उस समय काफ़ी सपोर्ट किया, दिन-रात मेहनत करते थे स्टोरी करने में। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा एक कैफ़े टाइप खोलते हैं और सबसे पहले आगरा में खोलते हैं, क्योंकि आगरा में न्यूज़ वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था और पूरी एक टीम बनी हुई थी आगरा की। तो आगरा में सबसे पहले कैफ़े इसलिए खोला क्योंकि टूरिस्ट बेस्ड था, वहाँ पे फ़ॉरेनर्स ज़्यादा आते थे और लोग सपोर्ट करने वाले थे। फिर एक छोटा-सा घर लिया, सीरोज़ ओपन किया। हमारे लिए तो वो सरप्राइज़ था, मैंने कभी जॉब नहीं करी थी और कभी जॉब कैसे करते हैं, जॉब की लाइफ़ कैसे होती है, क्या नहीं देखा था। तो 2014 में 10 दिसंबर को हमारे लिए वो 1 साल उन्होंने मेहनत करी। हमारे लिए तो वो बन-बुना के एकदम तैयार था कि आज से आपको यहाँ पे काम करना है। ओके। तो एक सपना था, मतलब खुशी के मारे सिर्फ़ 5 लड़कियाँ थी जब आगरा वाला कैफ़े ओपन हुआ था। मैं, हुँ, रितु और 2 सर्वाइवर आगरा से थी, 1 बिहार से थी। हुँ। 5 लड़कियों से आगरा वाला कैफ़े ओपन हुआ, तो फिर बाद में पता चला कि इसका नाम किस लिए रखा था। उसका नाम प्लस हीरोज़ है, कि लड़कियाँ भी हीरो हैं। हीरोज़ हैं। कम से कम 200-250 नाम सोचे गए थे, जब लास्ट में ये वाला नाम फाइनल हुआ था कि आज से लड़कियाँ काम करेंगी। काउंटर से लेके, सर्विस से लेके सब कुछ हम ही लोग देखते थे। तो धीरे-धीरे पर आदत आपने ब बताया कि उसमें भी शुरुआती हाँ, दौर में बहुत 1 सारी साल दिक्कतें रही। लगा हाँ, कि 1 साल लोगों लगा। को एक्सेप्ट करने में समय लगा। कपल्स आते थे तो वो अलग-अलग तरीके की बात करते थे, इनका तो चेहरा जला हुआ है, देखने में इनको तो डर लगता है, चलो कहीं और चलते हैं, पूरा दिन खराब हो गया। तो ऐसे-ऐसे करके, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी थी। आलोक भैया ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो 1 साल लगा, आज वही कैफ़े है,
शुरू में उसी कैफ़े ने लखनऊ से लेके जितने भी हमारे सीरोज़ होम थे, जितने भी हमारे सर्वाइवर थी, आगरा, लखनऊ, कम से कम 35 सर्वाइवर थी उस समय पे, और 3 हमारे सीरोज़ होम थे, और आगरा का कैफ़े हमारा रेंटेड है, उसका रेंट इकलौता वो कैफ़े चलाता था, इतना वो रन करता था। बट ज़्यादातर लोग हाँ, टूरिस्ट थे जो हाँ, आते थे। टूरिस्ट आने लगा, बैठ के मतलब वहीं चाय, कॉफ़ी, नीचे बैठ के वो लोग चाय पी के जाते थे कि जाएँगे तो सीरोज़ में ही, भले ही हम 1 कप चाय पी के जाएँ, लेकिन पिएँगे सीरोज़ में ही। तो उसके बाद धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा हो गया, फिर एक दिन अचानक अखिलेश यादव ने विज़िट किया, ओके। हमारे लिए सरप्राइज़ था वो। तो सुबह-सुबह 8 बजे फ़ोन आता है, "अरे तुम लोग कहाँ पे हो? तुम्हारे कैफ़े में तो अखिलेश यादव आ रहा है।" अरे को हम लोगों ने बोला, हमने ऐसे ही मज़ाक में लिया कि अरे इतना बड़ा लोग हमारे यहाँ कहाँ आएँगे और हमसे मिलने ऐसे कौन आ सकता है? तुम लोग मज़ाक करो कि नहीं सच में ही आओ। हम लोग ऐसे ही बिना मुँह धोए हुए सब ऐसे ही कपड़े पहने उल्टे-सीधे और तुरंत भागे। देखा तो सच में ही उनके मतलब जो गार्ड वगैरह थे वहाँ पे जाँच कर रहे थे सब कुछ। आए, हमसे मिले, बात करी, बैठे, कोल्ड कॉफ़ी पिया, पे किया। उन्होंने फिर खुद से ऑफ़र किया कि आप लखनऊ में भी ऐसा प्लेस खोलो। फिर 2016 में हमने 8 मार्च को लखनऊ वाला कैफ़े ओपन किया था, और उन्होंने फिर ऑफ़र भी किया जितने भी 2013 से पहले जो भी केसेस हैं उनको हम कंपनसेशन देंगे, वन के हिसाब से उनका एक मेडिकल करवाएँगे और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएँगे। जितने भी हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट है, जैसे पीजीआई हॉस्पिटल है लखनऊ, दिल्ली है में है, तो कुछ हॉस्पिटलों के उन्होंने नाम बताए, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। और जब तक उनकी सरकार थी, उन्होंने जितनी भी सर्वाइवर लखनऊ में काम करती थी, 25 लड़कियाँ थी और टोटल 40 स्टाफ था वहाँ पे, सबका सैलरी उन्होंने दिया। 2 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें आने लगी, उनकी सरकार चली गई तो वो थोड़ी होता है जब दिक्कतें भी आई। गवर्नमेंट चेंज होता हाँ, है तो उन्होंने उस कैफ़े को बंद करने के लिए ताला लगा दिया था, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, उसके लिए भी लड़ाई मैं करी हमने। ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं, जैसे और भी पैरा एथलीट्स भी आते हैं। ये चीज़ें गवर्नमेंट में भी, अगर गवर्नमेंट ने किसी पुरानी गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है और कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उस पुरानी पॉलिसी को चलाना चाहिए या आप उसमें और बेहतरी करिए। पर हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया होता है तो उसको बंद बंद कर कर दिया देते हैं। जाता है, आगे और दिक्कतें शुरू हो हमने ये जाते सब हैं। चीज़ें देखी, और आगरा वाला कैफ़े तो हमारा रेंटेड पे था, उसमें भी मतलब रोड की वजह से उस कैफ़े के पे उन्होंने बुलडोज़र चलवा दिया था। लेकिन हम लोगों ने बोला कि या तो हमें जगह दो, नहीं तो हम इस कैफ़े को टूटने नहीं देंगे। हम लोग बुलडोज़र के सामने खड़े हो गए थे। और लखनऊ में भी सेम चीज़ थी कि नहीं तो हम इसको ताला लगवा देंगे, नहीं तो ये सीरोज़ हमारे अंडर में दे दो, इसको सरकार चलाएगी। भाई जिस कैफ़े को हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, और लड़कियां वहाँ पे मेहनत करती हैं, दिन रात ऑपरेशन भी कराती हैं, सर्विस भी करती हैं, इवेंट्स में भी जाती हैं, दिन रात खड़ी होकर वहाँ पे मेहनत करती हैं, कस्टमर बनाते हैं, तो हम लोग अपना कैफ़े और अपना नाम कैसे किसी को दे दें। उन्होंने ये भी बोला था जितनी लड़कियां हैं उनको हम सैलरी देंगे, और लेकिन ये हमारे नाम से काम करेंगी, शिरोजा हमारा होगा। हम लोगों ने, किसी ने एग्री नहीं किया था। हम लोगों ने लेटर दिया, लड़ाई करी, रोडों पे उतर गए, कैंडल मार्च किया। कम से कम लाखों लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हम लोग ठेला लेके रोड पे चाय बेचने लगे सिरोज के नाम से। ओके। फिर लास्ट में वो फाइनली कुछ महीने तक लड़ाई करी, वो कैफ़े हमारे पास है। बट ये है कि जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता था, सैलरी वगैरह ये सब चीज़, वो सब बंद हो गई। तो अब आप अपने ही दम पे उसको हाँ, चला रहे उसको हो, जो एक बस ये कि एक रेंट नहीं जाता है, बाकी सब कुछ सारी मेहनत हमारी है। ओके। आई थिंक जो आपका आगरा वाला कैफ़े है वो शुरू हुआ था एज ए ग्रैटिट्यूड थिंग कि उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं थी, हाँ, मेन्यू था, पे एज यू विश। पे एज यू विश था। तो पर ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे एज यू विश वाला थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो नया है। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि लोग आए और बहुत कुछ खा पी के उसके बाद कुछ नहीं दे के गए, या बहुत थोड़ा दे के थोड़ा दे के गए, या फिर कई बहुत जेनरसली दे के गए? हाँ, ऐसा कई बार होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, खाएँगे 2-3 हज़ार रुपए का और दे के बिल्कुल नहीं जाएँगे, ऐसे चुपचाप निकल जाते हैं। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि 100-200 रुपए देकर पकड़ा गए। लेकिन आलोक भाई ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि हम लोग जो ये कैफ़े चला रहे हैं ना, ये कोई बिज़नेस नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए इस कैफ़े को चला रहे हैं, इसलिए पे एज यू विश रखा। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है ना, अगर वो 10 रुपए भी देकर जा रहा है ना, वो भी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमें लोगों को अवेयर करना है एसिड अटैक के बारे में। लोग आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, और ये सच में ही हुआ। आज वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स विजिट करता है। हमारी एक स्टोरी है जो 15 मिनट की है, वहाँ पे आते हैं लोग, उसको देखते हैं, फॉरेनर्स है ना, ऐसे फूट फूट कर रोते हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, और एक फैमिली की तरह रहते हैं।
10 बजे आएंगे, पूरा दिन वहीं रहते हैं, खाएंगे पिएंगे, हमसे बात करेंगे, डांस करेंगे, कुछ भी हंसी मजाक करेंगे, पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। हमें लगता है कि हम जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन एक परिवार बना रहे हैं। वहाँ पे वो एक लोग आते, कम्युनिटी हाँ, जॉइन वो हो रही है, बड़ी हो आते तो रही है। कस्टमर की तरह लेकिन एक परिवार बन के जाते हैं। तो आज आउट ऑफ कंट्री में भी लोग हमें जानते हैं। हम हर साल स्पेन में एक कैंपेन, एक एनजीओ है बेकोस बेको करके, हर साल वहाँ पे एक सर्वाइवर जाती है, विजिट करते हैं वो लोग, हमें वहाँ पे स्टे कराते हैं और हर साल वो भी विजिट करते हैं, कराते हैं हमें। और यहाँ भी आते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह, जैसे किसी कोई सर्वाइवर पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ऐसे अटैक हो जाते हैं, कोई स्कूल गया है या बीच में ही पढ़ाई छूट गई है, फिर उसके बाद अटैक के बाद एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका एजुकेशन कराना, उसके ऑपरेशन कराना, तो वो कंपनी है जो हमें सपोर्ट करती है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, हम लोग जगह जगह जाके इवेंट्स करते हैं, स्पीच देते हैं, स्कूलों में कैंपेन करते हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस करते हैं कि आपके सामने कभी भी कोई भी घटना हो तो आप आगे बढ़ के उसकी मदद करें। एसिड अटैक, अगर आपके सामने एसिड अटैक हो रहा है तो आप हमारा नंबर ले, छाँव को कॉल करें, तो हाँ वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम काम करते हैं। और अभी भी जैसे कुछ सर्वाइवर की अभी शादी हुई है तो छाँव उसका सपोर्ट करता है। मेरी एक दोस्त है रितु, तो अभी उसकी 1.5 महीने पहले शादी हुई आई है। थिंक वो इंस्टाग्राम पे भी हाँ, रील्स आई थी उनकी, तो वहाँ से मैंने जब आप लोगों को फॉलो करना शुरू जी किया, जी, आपका पेज स्टॉप एसिड अटैक के नाम से इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, यू कैन फॉलो, यू कैन सी मोर स्टोरीज। और अभी आपकी रिसेंटली एक एग्जीबिशन भी, एक फोटोग्राफर हाँ, ने, अभी पिछले हफ्ते हमारा हुआ था एग्जीबिशन। निकी सिंह आई थिंक, उसका नाम नाम मिस कर रही हूँ, नाम मिस नहीं कर रही हूँ, बट फोटोग्राफर आई थिंक कुछ अच्छा निकी, था बहुत। हाँ काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, वहाँ पे गए थे, कुछ पुराने लोग भी मिले वहाँ पे, क्योंकि हम लोग इवेंट्स में जाते रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि कभी भी इवेंट्स में चले तो सामना हो जाता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जानने वाले मिल गए। तो यही सब चीज़ें हैं। तो रितु को जानते थे बहुत लोग, भाई सिरोज में ऐसी कोई लड़कियां नहीं जिसको नहीं जानते, तो सब ने यही सोचा। कहते हैं ना कि अटैक जो करता है ना वो यही सोच कर करता है कि अब कोई से शादी नहीं करेगा, पूरा इसका जीवन खत्म हाँ, हो गया एक है। चार दीवारी में ही गुजार देगी, घुट घुट के मरेगी, कोई से इसको सपोर्ट नहीं करेगा, बाहर की दुनिया कैसी होती है नहीं देख पाएगी। लेकिन हमने उसका उल्टा किया। अभी भी अभी एक दोस्त है सीमा, उसकी भी 9 जुलाई की शादी है। तो ऐसे लाइफ में दुख के बाद खुशी के दिन आ अच्छे रहे लोग भी हैं, हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी जो हैं, और आगे आते खासकर हैं। लव मैरिज हो रही है। तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे। तो सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, अच्छी भी हुई है, बुरी भी हुई है। लेकिन जो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे ना, आज वो लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, सामने से कॉल करके बुलाते हैं। मैं कभी शादी में, बर्थडे पार्टी में कहीं नहीं जाती थी, आज मैं सामने से मुझे बुलाते हैं और सबसे पहले मैं जाती हूँ। मेरे That's घर में great. मेरी फैमिली मुझे तो इनवाइट कुछ करती है। बदलाव आ रहे हैं, कुछ मतलब जो 2013 से अब आप 24 में 10-11 साल में यू हैव सीन चेंजेस। बहुत बदलाव आ रहे एक हैं। मैं और चीज़ बस एक लास्ट आपसे बात करना चाहूँगी, जो हम लोग पे आते वक्त भी बात कर रहे थे, दैट सफदरजंग और एम्स में आपने बताया कि ओपीडी स्पेशली खुली है, इट्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि कहाँ पर लोग, आपने कहा पहले बहुत लंबी लाइनों में वेट हाँ, करना सुबह होता था, सुबह जाते थे, पूरा दिन तो निकल जस्ट जाता था। अ बिट अबाउट दैट कि वहाँ पर किस तरीके की सपोर्ट एम्स अवेलेबल में है। आप ट्रॉमा सेंटर सुना है ना, जो हॉस्पिटल है उसी के बगल में एक नई बिल्डिंग बनी है सर्जरी की। तो वो प्रॉपर एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए ही है। और जो वहाँ के जो ओनर है ना, जिनका वो हॉस्पिटल है, मनीष आशीष सर है वो, मतलब आलोक भैया के दोस्त भी हैं। और जो स्टेडियम में कुछ गेस्ट आते हैं उनसे भी टाई अप है, तो उनके थ्रू ही हमारी जान पहचान हुई थी। और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उनके साथ मतलब एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बना था। तो उन्होंने उसी दिन बोला था कि हम एसिड अटैक जितनी भी सर्वाइवर है, छाँव के अंदर, छाँव के अलावा भी और छाँव के अंदर भी जितनी भी लड़कियाँ हैं, हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। और एक प्रॉपर एकदम अपोलो को भी उसने फैल किया हुआ है। इतना अच्छे से उन्होंने ओपीडी बनाया हुआ है कि कभी भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। एनी टाइम हम उनको कॉल करते हैं, एनी टाइम हम उनको ऑपरेशन की डेट लेते हैं, कभी भी फ़ोन कर लेते हैं। और कभी भी वो कैफ़े में भी आ जाती है, इतनी अच्छी, मतलब डॉक्टर तो वो अपनी अच्छी हैं ही हैं, एक दोस्त भी इतनी अच्छी हैं, उनको देख कर ना ऐसा लगता है कि हाँ पूरा दिन बन गया। पहले हम लोगों के साथ क्या था, हम ऑपरेशन से भी डरते थे, कहते थे ना छोटा सा ऑपरेशन भी होता तो एक होता था कि एक हुआ होता है एक हाँ, ऑपरेशन, अरे रिश्तेदार आ रहे हैं भाई, फलाने का ऑपरेशन है, चलो देखने चलते हैं, ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारे लिए नॉर्मल हो गया वो। मेरे 22 ऑपरेशन हो गए हैं अब तक। ओके।
तो अब तो लगता है कि हाँ कोई नहीं, नो ऑपरेशन है, एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है, इतने अच्छे से सपोर्ट करती है, प्यार से बोलती है, इतने हाथ सहलाती हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा। और जब भी जाती हैं स्माइल करती है, उनकी स्माइल से ऐसा लगता है कि पूरा दिन बन गया। और वो हम लोग हमसे बोलती है कि आप लोग इतने सुंदर सुंदर बन के आते हो, आपसे मेरा दिन बन जाता है। हम उनको उल्टा बोलते हैं कि आपको देखकर हमारा दिन पर बन जाता है। यही एम्पैथी जो है, यही चाहिए, और यही एक कोशिश भी है मोदन एक्सटीरियर की भी, कि हम लोगों को सिर्फ उनके लुक्स के लिए ना देखें, जो वो इंसान है, जो उसकी जर्नी है उसके लिए परखें, और वो समाज के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं उसके लिए उन्हें और परखें। सारा काम छोड़ के वो हमारे साथ आती हैं। हम अब अगर उनको फ़ोन कर देंगे, मैं आप नोएडा आ जाओ, तुरंत आती है बंदी मिलने के लिए, और कभी भी हमारा फ़ोन इग्नोर नहीं करती हैं। आज भी हमारी कुछ दोस्त है, चेकअप के लिए गई है, उनका ऑपरेशन है नेक्स्ट वीक, तो उनके लिए गई हैं। पर्सनली उन्होंने आज उनकी ओपीडी है, लेकिन वो किसी से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन्होंने आज टाइम निकाला, क्योंकि हमारा कल का दिन मिस हो गया था। तो उन्होंने खुद से फ़ोन किया कि आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो या मैं आऊँ, ऐसे करके। तो इतना बदलाव हमने 2013 से तरह से लेके लेके अब तक कर पाए हैं। मतलब 10 सालों में ये बदलाव नहीं है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग सुबह जाते थे, डॉक्टर भी अच्छे से बात नहीं करते थे, गंदी तरीके से बिहेव करते थे, पूरा पूरा दिन हो जाता, कभी कभी डेट भी नहीं मिलती थी, महीनों महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। पर तो अब अब वो चीज़ वो सब चेंज है। चेंज हो गई है। आई होप कि ये चेंज बना रहे और आगे बेहतर होता रहे। इसी के साथ इन टॉक्स विद शीरोज आज के एपिसोड का नाम मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल टू फॉर मोर सच interviews and inspiration.